अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना शिकरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हमने 3 से 4 टॉपिक्स डिस्कस करने हैं और बहुत जल्दी जल्दी मैं कोशिश करूँगी कि हम इस पर बात करें। एक तो पहला इमरान खान साहब और उनकी एहलिया बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ जो FIR काटी गई है, जो मुकदमा बनाया गया है इंतहाई रेडिकुलस किस्म का, उसमें क्या क्या इल्ज़ामात उन पर लगाए गए हैं उसको डिस्कस करेंगे। सेकेंड, हम रिचर्ड ग्रिनेल की बात करेंगे, जिनकी हालिया अपॉइंटमेंट डोनाल्ड ट्रंप के बड़े लॉयल समझे जाते हैं, और उनकी जो हालिया ट्वीट है इमरान खान साहब से मुतालिक, उस पर गुफ्तगू होगी। और ऑलरेडी एक हमारी मौजूदा हुकूमत पैनिक का शिकार नज़र आ रही है, जब से उनकी ट्वीट भी सरफेस की थी और इमरान खान साहब की रिलीज़ उन्होंने डिमांड किया था। सो उस पर गुफ्तगू होगी कि ये अपॉइंटमेंट से अब क्या अखज़ किया जा रहा है। और इसके साथ साथ ही हम बात करेंगे मरीम नवाज़ का जो दौरा चीन है, अब चूँकि वो वापसी के सफ़र पर है, पाकिस्तान वापस लौट रही हैं, सो वो क्या लेकर आ रही हैं। बड़ी ख़बरों में चलता रहा कि जी अरबों की इन्वेस्टमेंट्स, अरबों की सरमायाकारी लेकर आ रही हैं। असल हक़ाइक़ क्या है और वो उनकी जेब में जो है वो क्या नज़र आएगा, उस पर गुफ्तगू होगी। और आखिर में हम बात करेंगे जो PTV, जो पाकिस्तान टेलीविज़न है, इसमें जो हायरिंग्स हुई हैं और जिन जिन जोकर्स को हायर किया गया है, जिनकी सैलरीज़ हमारे पैसे से जाती हैं, उनकी कुछ गुफ्तगू। और बगैर जो रिसर्च की आदत है ना, कि जहाँ पर जिनको कहीं भी अकोमोडेट नहीं किया जाता, उनको पाकिस्तान टेलीविज़न जो है वो हायर कर लेती है। सो ये PTV की हायरिंग्स की और इन जोकर्स की ज़रा बात की जाएगी और किस तरह से ये एक मौजूदा हुकूमत के टूल के तौर पे इस्तेमाल हो रहे हैं, और वो उसके एविडेंसेस आपको ज़रा आपके साथ शेयर करेंगे। आज आप गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं इमरान खान साहब की उस FIR से। कहा जाता है कि ऑल रोड्स लीड टू रोम। सो अब इसको मेरे ख्याल से अमेंड करने की बहुत हद तक इस प्रोवर्ब को ज़रूरत हो गई है, और अब इसको बना देना चाहिए अमेंड करके ऑल केसेस लीड टू इमरान खान, क्योंकि मुल्क में कुछ भी होता है उसका इल्ज़ाम जो है वो कैदी नंबर 804 जो जेल में बैठा है पिछले 1.5 साल से, उसके ऊपर डाल दिया जाता है। आपको याद होगा वो जो लाहौर में वो साहब थे, जिन्होंने रास्ते चलते हुए उनको एक खातून ने थप्पड़ मार दिया था और उन्होंने कहा था कि इस थप्पड़ की FIR मैं इमरान खान पे दर्ज करूँगा। सो वो पूरा था, तो बहरहाल वो पूरा एक्ट स्टेज्ड, लेकिन वो थप्पड़ जब उन्होंने ये जिक्र किया कि वो FIR, उनसे पूछा किसी ने टेलीविज़न शो पे, तो उन्होंने कहा मैं FIR इमरान खान के ख़िलाफ़ करवाऊँगा। तो मैंने उस पर एक ट्वीट भी किया था, बहुत लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया। मैंने ट्वीट में सिर्फ एक सादी सी बात लिखी थी, मैंने कहा उस पे ये था कि सड़क पे चलने वाला हर थप्पड़ अब इमरान खान, जेल में बैठे इमरान खान का ही महसूस होगा। सो ये बड़ी ही कोई मेरे ख्याल से मज़ाक़ा ख़ेज़ बात है कि आपने हर चीज़, हर ब्लेम जो है आपने उसी साबिक वज़ीर आज़म के खाते में डाल देना है। वो जेल से बैठ के आपने उसको बिल्कुल, वो लॉरेंस बिश्नोई नहीं है जो बाबा सिद्दीक़ के मर्डर चार्जेस जिसके ऊपर है, उसके पूरे गैंग ने जो है वो अक्यूज़ है इस पे, जो मर्डर में मुलव्वस है, वो बंदा जो है वो जेल में बैठा है, लेकिन वो पूरा एक नेटवर्क चला रहा है। और आपने बिल्कुल इमरान खान को, वो भी इतने ही इन्फ्लुएंशियल हैं क्योंकि ज़ाहिर है मुल्क का पूरा निज़ाम ही वो चला रहे हैं, आपके हाथ तो कुछ भी नहीं है, गवर्नेंस से लेके सारी चीज़ें ज़ीरो है। और हर आपने उसको TV पे माइनस उसकी तस्वीर की हुई है, लेकिन हर चीज़ उसके ही हुक्म से आप एग्जीक्यूट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहरहाल आपके हाथ कुछ नहीं है। इमरान खान के साथ जो ये ऑब्सेशन नज़र आ रहा है मौजूदा हुकूमत और हमारी इस्टेब्लिशमेंट का, वो किसी भी तरह से आने वाले दिनों में हमें ओवर होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, ख़त्म नहीं होगा। ये ऑब्सेशन जो है, इसमें हर गुजरते दिन के साथ इसमें शिद्दत नज़र आ रही है इस ऑब्सेशन में, और इस ऑब्सेशन के साथ ही एक ऐसा मुल्क में ख़तरनाक खेल खेला जा रहा है कि आप FIR, एक मर्डर FIR आप लॉन्च करते हैं इमरान खान, साबिक वज़ीर आज़म और उसकी एहलिया बुशरा बीबी के ख़िलाफ़, और ये बिल्कुल उसी तरह से है। लोग उसको कंपेयर करना भी शुरू हो चुके हैं साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की उस FIR के साथ। लोग अब उसकी ममासलत निकाल रहे हैं, उसको कंपेयर कर रहे हैं, जो FIR उनके ख़िलाफ़ लॉन्च हुई और इवेंचुअली उस FIR की वो जद में आए और उनको फांसी चढ़ाया गया। और 45 साल लगे हमारी सुप्रीम कोर्ट को ये एडमिट करने में कि वो उनको एक फेयर ट्रायल नसीब नहीं हुआ, वो एक अनफेयर ट्रायल था उनके साथ जो किया गया। सो आज फिर हम अपने मुल्क का एक साबिक वज़ीर आज़म को उसी रास्ते से गुजार रहे हैं, उसी रास्ते पे धकेल रहे हैं, उसी खाई में उसको पुश कर रहे हैं, और वो उसका भी हाल हम वही करना चाहते हैं। सो हमने, इंसान ने मतलब कुछ नहीं सीखा, और हमारे मतलब मातम ही किया जा सकता है अपने मुल्क के माजी हाल और मुस्तकबिल पे कि जिस किस्म के हालात हमने डिलिबरेटली अपने हाथों से बनाए और अपने मुल्क को जिस हम नहज पे लेकर आ गए हैं, ये सब करता धरता हमारा अपना ही है। सो लिहाजा एक अब्यूज़ ऑफ लॉ नज़र आ रहा है। जब आप एक FIR की भी मैं डिटेल्स आपसे साथ शेयर करती हूँ, एक अब्यूज़ ऑफ लॉ है
کہ جہاں پر آپ ایک مرڈر FIR اگر لانچ کر رہے ہیں عمران خان کے خلاف جو کہ جیل میں بیٹھا ہے، لیکن آپ کہتے ہیں انسٹرکشنز اسی نے دی تھی، اور انسٹرکشنز بھی اتنی ہلیریس قسم کی انسٹرکشنز ہیں جو اس FIR میں ہیں. میں FIR اپنے ساتھ ساتھ اسکرین پہ بھی چلا رہی ہوں. آغاز اسی بات سے ہوتا ہے، 26 نومبر ڈیٹڈ یہ FIR ہے جس روز تمام جو ہے یہ جبر اور فسائیت کا مظاہرہ کیا گیا ریاست کی جانب سے اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی جانب سے. میں یہ بات کہتی ہوں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے وہاں پر بلو ایریا میں دیکھا ہے کہ کس طرح سے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے اہلکار لوگوں کی، شہریوں کی گاڑیوں اور ان کے املاک کو نقصان پہنچا رہے تھے، توڑ رہے تھے. جن کا کام ہے لوگوں کے جان و مال کی حفاظت کرنا، وہ لوگوں کے جان کو بھی انہوں نے اٹیک کیا اور انہوں نے مال کو بھی کس بے دردی سے توڑا پھوڑا تھا. تو اس کے خلاف یٹ ٹو سی کہ کس کے خلاف جو ہے وہ FIR درج کی جائے گی اور اس کا مقدمہ کس کے خلاف بنے گا. بیلاروس کے صدر کا جی ان کے دورہ مینشن کیا جاتا ہے، اعلیٰ سطح کا وفد ان کے ہمراہ ہے اور پاکستان کی خوشحالی کے لیے مختلف معاہدے کیے جا رہے ہیں. یہ FIR کا حصہ ہے. بالکل ایسا لگ رہا ہے کہ حکومت نے یہ اپنے ورڈ ٹو ورڈ ان کو لکھوایا ہے ان کے تھرو، لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے تھرو. اور جی مختلف معاہدات جس میں بتایا گیا تجارتی معاہدے بھی سائن ہو رہے تھے اور بہت کچھ پاکستان کو ملنے جا رہا تھا. سیکیورٹی ہائی الرٹ تھی. 5 سے زائد لوگوں کے اجتماع پر پابندی آئی تھی اینڈ ود ریگارڈس ٹو این آرڈر جس کا حوالہ دیا گیا 18 نومبر کے ایک آرڈر کا. اور آپ نے بہرحال ہسٹوریکلی بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ایک کال دی گئی ہے پروٹیسٹ کی تو ہمارے ملک میں سیکشن 144 نافذ کر دیا جاتا ہے، جو کہ ایک ریاست کے لیے تو ایک بہرحال ایک ایسا ٹول بن گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو قابو کرنے کے لیے سیکشن 144 تو بالکل تیار رہتا ہے. جیسی اناؤنسمنٹ ہوگی صرف PTI کے لیے سیکشن 144 کا اطلاق ہو جائے گا. جس جگہ پہ بھی انہوں نے اناؤنس کیا ہوگا پورے ملک کی، ویسے تو وہ کال دینا چاہتے ہیں آئیڈیلی، لیکن فوراً سے آپ نے سیکشن 144 کا اطلاق آپ دیکھیں گے. اور دوسرا ان کو کور چاہیے ہوتا ہے عدالتوں سے. سو یہ بھی ایک پیٹرن بن چکا ہے موجودہ حکومت کو. تو اس میں کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے. یہ 2022 سے ہمیں یہ سلسلہ نظر آ رہا ہے. جیسے ہی عمران خان صاحب کی حکومت کو ٹاپل کیا گیا اس کے بعد سے جیسی کال دی گئی سیکشن 144 عدالتوں کا رخ. مئی کے آپ کو یاد ہوگا 25 مئی 2022 کے اسی توہین عدالت کا جو معاملہ سپریم کورٹ میں چل رہا ہے وہ اس میں بھی آپ نے فوراً عدالتی کور کے لیے آپ نے رجوع کیا اور آج آپ اسی کو بیسس بنا رہے ہیں کہ عدالت کے آرڈر کی وائلیشن کی گئی ہے. سو یہ ان کے لیے بڑا آسان ہے یہ چیز کرنا دونوں کو. اور اگین مس یوز آف اتھارٹی، مس ابیوز آف لا، ابیوز آف سسٹم. سو اور کس طرح سے مینیپولیشن نظر آتی ہے، اس پورے لیگل سسٹم کی مینیپولیشن ہے. یہ لیگل جوڈیشل ٹولز جو ہیں اس کو ویپنائز کرنے کی کوشش کریں تاکہ آپ لوگوں کی تنقید کو، اظہار رائے کو آپ سپریس کر سکیں اور اپنی اپوزیشن کو، جو ملک کی اپوزیشن ہے جس کا ایک وائٹل کردار ہوتا ہے، اس اپوزیشن کو بالکل اس کی آواز دبانے کے لیے، اس کا کوئی رول تمام کرش کرنے کے لیے آپ اس قسم کے حربے، اس قسم کے اقدامات آپ کر رہے ہیں. ٹیررزم چارجز آپ لگا رہے ہیں، لائک آئی سیڈ ایک پولیٹیکل ایک ٹول بن کے رہ گیا ہے. آپ ایک ڈر خوف کا ماحول کریٹ کرنا چاہتے ہیں ملک میں، وہ سب کے سامنے ہے. اور اتھارٹیرین رجیمز جو ہیں جس طرح سے دنیا بھر میں جو دیکھی جاتی ہیں وہ بھی اسی قسم کے ٹیکٹکس کرتی ہیں. ایک تو وہ فراڈیلنٹ الیکشنز کے تھرو آتی ہیں، برسر اقتدار آتی ہیں، سپریس کرتی ہیں پروٹیسٹ کو، وہ کرمنلائز کرتے ہیں اپوزیشن کو. اور اگین ان کی ایک یہ براڈر اسٹریٹجی کا حصہ ہوتے ہیں تاکہ کنسالیڈیٹ کیا جا سکے اقتدار کو، کنٹرول کو. اور اس کے لیے یہ تمام حربے ان کو استعمال کرنے ہوتے ہیں. لیکن انٹرنیشنل کمیونٹی، ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز، سول سوسائٹی اور جو دیگر میرے خیال سے میڈیا ایسوسیشنز وغیرہ بھی ہیں ان کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے کہ جس طرح سے ابیوز آف پاور ہو رہا ہے ملک میں اور انلیگل ہم جو ایک غیر قانونی استعمال دیکھ رہے ہیں اسٹیٹ ریسورسز کا اپنے سیاسی مقاصد کے لیے، اس کو انویسٹیگیٹ ہونے پر پش کرنے کی ضرورت ہے. میڈیا، الیکٹرانک میڈیا کافی حد تک جو ہے وہ کنٹرول ان کے ہاتھ میں ہے، لیکن ہیومن رائٹس آرگنائزیشن جو NGOs ہیں، جو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں، انٹرنیشنل کمیونٹی ہے، اس کو پریس کرنے کی ضرورت ہے، اس کو ایک فورس کرنے کی ضرورت ہے کہ انویسٹیگیشنز کروائی جائے. اور یہ ملک میں اس طرح سے نظام جو ہے وہ نہیں چلا جا سکتا. PTI قیادت نے عمران خان کے بزور طاقت اور ماورائے قانون رہائی کے لیے دھرنا اور احتجاج کی کال دی ہوئی ہے. PTI کے جو مظاہرین ہیں مینشن کیا گیا FIR میں / پسند عناصر. سو یہ FIR میں شر پسند عناصر یعنی آپ آلریڈی ایک باعث آپ اس کا اظہار کر رہے ہیں، آپ نے مظاہرین کا ذکر کرنا ہے. آپ شر پسند عناصر جب آپ کہتے ہیں تو آپ حکومت کی لائن ٹو کر رہے ہیں. 15 سے 18 ہزار کی تعداد ہے مظاہرین کی بتائی جا رہی ہے. آبویسلی جب آپ سیکشن 144 یا آپ کو عدالتی کور لینے کی اگر ضرورت محسوس ہو رہی ہے ایک پروٹیسٹ کو روکنے کے لیے جو کہ ایک ڈیموکریٹک رائٹ ہے لوگوں کا اس ملک میں اپنا احتجاج ریکارڈ کروانا، جب آپ وہ چھیننے کی کوشش کرتے ہیں دیٹ مینس کہ آپ جو ہے آپ کو ڈر خوف ہے ان نمبر سے، ان تعداد سے جو
इमरान खान की सपोर्ट में सड़कों का रुख करेंगे और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे अपने हक के लिए, वो अगर सड़कों पे बाहर निकलेंगे तो आप उसको फेस नहीं करना चाहते, एंड विच इज़ ऑलरेडी मेकिंग दिस टू एविडेंट कि आप आवाम का जो मैंडेट है वो आपके पास नहीं है। वो आपके जो अथॉरिटेरियन जो आपके इकदामात हैं, जो आपके जबर की जो आपके इकदामात हैं, ये अवाम का मैंडेट किसी भी सूरत रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है जब आप अवाम के खिलाफ ही इस किस्म के इकदामात लें। बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर और दीगर उनके जो कायदीन है उसमें सबका नाम है, शोएब शाहीन से लेकर अली बुखारी, फैसल जावेद, असद कैसर, उमर अयूब साहब, शेर अफजल मरवत, शाहराम तरक्की, आतिफ खान, जरताज गुल, चौधरी आसिफ, मोहम्मद मजहर, खालिद खुर्शीद, आलिया हमजा, राजा बशारत, मशल यूसुफजई, ये लोग जो है रियासत मुखालिफ बताया गया कि रियासत मुखालिफ नारे और लगाते हुए ये आगे बढ़ते रहे और मुख्तलिफ असला जात से मुसल्लह थे, डंडे, नोकीले पत्थर, रबर बुलेट्स और टीयर गैस इनके पास थी। अली अमीन और बुशरा बीबी बजरिया लाउड स्पीकर ऐलान कर रहे थे कि आगे बढ़ो और आज बानी पीटीआई को हर सूरत में रिहा करवाना है, रास्ते में जो भी आए उड़ा दो, जान से मार दो, हम इस वक्त हालत जंग में हैं और जंग में सब कुछ जायज़ है। इमेजिन करें, मतलब अगर आप ये इस किस्म के चार्जेस लगा रहे हैं, देन यू ऑल्सो नीड टू प्रेजेंट प्रूफ्स, आपको एविडेंसेस देने हैं। आप अगर लाउड स्पीकर की बात करें, लाउड स्पीकर पे ये ऐलानात हो रहे थे, सुनवाया जाए, आपको ये एविडेंसेस पेश करने होंगे और कोई इस किस्म की बात कर सकता है जो प्रोटेस्ट, जो ऑलरेडी क्लेम कर रहा है कि हम पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए जा रहे हैं, वो ये कहेंगे कि जी जलाओ और जी मार दो, उखाड़ दो और जो भी रास्ते में आए उसको उड़ा के फेंक दो, जान से मार दो, ये इल्ज़ामात लगाए गए हैं। फिर इमरान खान की ईमा पे हर चीज़ अच्छा घूम फिर के इमरान खान साहब पे आ जाती है। इमरान खान की ईमा पर और उनके कहने पर और उनकी हुक्म की तामील के लिए जो है ये पीटीआई जो कायदीन हैं इन्होंने मुलाकात के लिए, क्योंकि ये जाते हैं इमरान खान साहब से, तो इमरान खान से हिदायत ली उन्होंने और इमरान खान ने हिदायत दी कि जाके पीटीआई वर्कर्स को आप ये पैगाम, मेरा पैगाम ये था कि मुझे रिहा करवाने के लिए अगर किसी को मारना पड़े और मुल्क में आग भी लगाना पड़े तो किसी को भी मार कर और मुल्क को आग लगाकर मुझे रिहा करवाएं। ये इमरान खान साहब ये पैगाम दे रहे हैं बकौल इस एफआईआर के। और इसके गवाह ये भी बताया जा रहा है कि इसके गवाह भी हाजिर कर दिए जाएंगे, उनको पेश कर दिया जाएगा। जेल में कैद कुछ कैदी हैं जो कि वो गवाही देंगे और जेल की खुफिया पुलिस के मुलाजमीन भी। थैंक यू फॉर एडमिटिंग कि आपने जेल में खुफिया पुलिस के मुलाजमीन ड्यूटी पर मामूर किए हुए ताकि वो स्पाइंग करें और वो स्पाइंग करके आपके मन घड़त आप जो भी एक स्टोरी देना चाहते हैं सो वो आप पेश कर लें, अगेन इलीगल तौर पे। और स्पाई कैम्स और माइक्स और इन सब का जब जिक्र करती हैं लाइट्स, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत जो इमरान खान साहब से मिलने जाती है कि आपने लाइट्स प्लेस किए हुए, आपने कैमरा स्पेस प्लेस किए हुए, सो दैट इज़ ऑल्सो अगेन आपकी ये एडमिशन जो है ये बहुत कुछ बता रही है। अबूज़र सलमान नियाज़ी साहब जो कि एक बड़े वाइब्रेंट मेंबर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के, नियाज़ी साहब जो है ऑल्सो एन एस लॉयर, उन्होंने हालिया एक इंटरव्यू में कहा कि हम 4 से 5 लोग एक दफ़ा इमरान खान साहब से मुलाकात कर रहे थे और आपस में कोई आर्ग्यूमेंट हो गई तो इमरान खान साहब ने खैर मामला रफा दफ़ा करवा दिया, लेकिन जैसे ही हम बाहर गए मीडिया से एड्रेस करने के लिए और मीडिया टॉक के दौरान हमसे पहला सवाल ही होता है आप सबसे पहले तो ये बताएं कि अंदर जो है इमरान खान से मुलाकात के दौरान आप लोग की आपस में नोक झोंक हुई है, आप लोग की आपस में आर्ग्यूमेंट किस बात पर हुई है। तो वो परेशान इस बात पे थे कि हम सिर्फ 4-5 लोग थे जो इमरान खान साहब से मिल रहे थे और कोई भी सहाफ़ी वगैरह कोई भी करीब नहीं था। कैसे ये बात बाहर तक गई है। सो थैंक यू। ये जो पुलिस के मुलाजमी, खुफिया मुलाजमीन और जिस किस्म के स्पाई कैंप्स और ये हालात हैं, तो ये रिपोर्टर्स को कौन ब्रीफ कर रहा है ये बहुत एविडेंट हो जाता है। सो वुड एनी इन्वेस्टर यानी कि कोई भी गैर मुल्की सरमायाकार क्या पाकिस्तान में आके सरमायाकारी करने चाहेगा कि जहाँ पर उसको पता हो कि आप अपने ही शहरियों के खिलाफ मर्डर FIRs लॉन्च कर रहे हैं? वुड एनी इन्वेस्टर वांट टू कम एंड इन्वेस्ट इन पाकिस्तान वेयर द स्टेट और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज आर लॉन्चिंग मर्डर FIRs अगेंस्ट देयर ओन सिटीजंस, अगेंस्ट पीसफुल प्रोटेस्टर्स एंड अगेंस्ट दोज ऑलरेडी सिटिंग इन जेल ओवर फोनी चार्जेस, जहाँ पे उनको फेयर ट्रायल ना नसीब हो रहा हो, जहाँ पर ऐसे इल्ज़ामात आयद किए गए हों, ऐसे केसेस बनाए गए हों, बोगस किस्म के केसेस बनाए गए हों जिनका कोई सर पैर ना हो, क्या कौन आके यहाँ पर इन्वेस्ट करेगा? रिचर्ड ग्रेनेल पे बात करते हैं। US प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपॉइंट किया है एक अपने ट्रस्टेड फॉरेन पॉलिसी एडवाइजर, फॉर्मर एम्बेसडर टू जर्मनी, जो कि उनके पहले टर्म में इन्होंने ये ओहदे पर फाइज थे। ही हैज़ बिन अपॉइंटेड एज हिज एनवॉय फॉर स्पेशल मिशंस, रिचर्ड ग्रेनेल। और डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्वीट में कहा कि रिक विल वर्क इन सम ऑफ द हॉटेस्ट स्पॉट्स अराउंड द वर्ल्ड इंक्लूडिंग वेनेजुएला एंड नॉर्थ कोरिया। रिचर्ड ग्रेनेल जो हैं इज कंसिडर्ड एज ट्रम्प्स लॉयलिस्ट, एक उनके बहुत ही करीबी और उनके एक फॉर्मर इंटेल चीफ। उन्होंने ट्विटर पे रिचर्ड ग्रेनेल ने इंटरेस्टिंगली 26 नवंबर को ट्विटर पे
एक्स पे उन्होंने एक पोस्ट किया एक ब्लूमबर्ग रिपोर्ट को कोट करके, और जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्रोटेस्ट के हवाले से 26 नवंबर को जो प्रोटेस्ट था उस हवाले से ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट थी, उसको वो कोट करते हुए रिचर्ड ग्रिनेल ट्वीट कर रहे थे, रिलीज इमरान खान। सो एक प्रेशर पाकिस्तान की हुकूमत पर नेचुरली एक बिल्ड होगा, उनके लिए परेशानी बढ़ चुकी है रिचर्ड ग्रिनेल की इस अपॉइंटमेंट के साथ। और अब बहरहाल जो ट्रंप साहब हैं, चूँकि वो सोशल मीडिया को, वो डिजिटल मीडिया को बहुत अहमियत देते हैं, सो आप टीवी पे कुछ बेशक ना दिखाएं, लेकिन ट्विटर पे, एक्स पे, सोशल मीडिया पे ज़रूर कोई ना कोई ट्वीट आने वाली है डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से। जनवरी 28 व्हेन ही अस्यूम्स चार्ज, 20 जनवरी 2025 जब हमारी हुकूमत के लिए एक घंटी बज जाएगी, और तब से ऑनवर्ड्स किस तरह से मामलात अनफोल्ड होंगे ये इनको अच्छी तरह पता होना चाहिए। और ये वैसे बहुत देर से जागते हैं, इनको बहुत चीज़ें कुछ पहले असेस शायद करने की कैपेबिलिटी तो कमी नज़र आती है, लेकिन इनके क्लेम्स दावे बड़े होते हैं कि हमें पहले से पता था 6-8 महीने से, लेकिन कोई रिस्पॉन्स और लेट अवेयरनेस या लेट रियलाइजेशन के नतीजे में ये बहुत पानी सर से ऊपर चला जाता है, तब ये एकदम से हरकत में आते हैं, लेकिन तब तक उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। मरियम नवाज साहिबा, चीफ मिनिस्टर पंजाब, वापस आ रही हैं चीन से, और बाकायदा तौर पे जो खबरें और जो हाईलाइट्स चल रही हैं उनके इस दौरे के हवाले से, वो कहा जा रहा है कि जी उनका दौरा है तो चीनी कंपनियां पंजाब में अरबों की सरमायाकारी पर रजामंद हो गई हैं, और बहुत कंपनी से उन्होंने मुआहदे भी वहाँ पर कर लिए हैं। चाइना हैज़ नथिंग टू ऑफर टू पाकिस्तान, या किसी भी मुल्क को अभी चाइना इस कंडीशन में नहीं है, इस स्टेज पे नहीं है कि वो कुछ ऑफर कर सके। चाइना इज़ फेसिंग इकोनॉमिक स्टैग्नेशन, यानी कि एक जमूद का शिकार है, या उसकी एक लैक ऑफ एक्टिविटी उसकी इस वक्त इकोनॉमी में देखी जा रही है। प्रेसिडेंट शी अनाउंस करने जा रहे हैं एक स्टिमुलस पैकेज अपनी मुल्क की इंडस्ट्रीज़ के लिए, सनतों के लिए। और राइट नाउ चाइना वांट्स रिच कंट्रीज़, यानी कि वो अमीर ममालिक चाइना को दरकार है जो उनसे आके ख़रीदें। पाकिस्तान के पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। पाकिस्तान आईएमएफ के लिए अपने पूरा मुल्क जो है, आईएमएफ से एक छोटी सी अमाउंट के लिए भी एक पूरा मुल्क अपना गिरवी रखा रहा है। सो पाकिस्तान के पास ऑफर करने के लिए कुछ नहीं। और मरियम नवाज साहिबा का जो ट्रिप है दैट इज़ लार्जली जस्ट फोटो ऑप्स, यानी कि वो सिर्फ दिखाना चाहती हैं दुनिया को कि वो एक आलमी लीडर हैं, एंड दैट इज़ ऑल। विजडम नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ उनके कपड़े, उनके जूते इस दौरे में जो है वो उस पर फोकस किया गया है। आपको याद होगा शहबाज शरीफ साहब जून के महीने में वो अपने पूरे कैबिनेट मिनिस्टर्स को लेके, अपनी कैबिनेट के मेंबर्स को लेकर वो चीन का उन्होंने दौरा किया, और उस पर मैंने एक आर्टिकल लिखा था डेली औसाफ में 9 जून 2024 को, पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट अपील फॉल्स फ्लैट इन चाइना अमिस्ट अपॉर्चुनिटी, जिस पर बड़ा एक बैकलैश आया था, बड़े लोगों ने ट्वीट करके, और बहुत उस पर एक रिएक्शन आया था, और उसको बहुत डाउन प्ले करने के लिए उस पर एक रिबटल्स में फेस कर रही थी। मुझे मेरे व्हाट्सएप पे बड़े मैसेजेस किए गए और बड़ा उसको कंडेम किया गया कि ये बड़ा आपका मिसलीडिंग आर्टिकल है। मैंने कहा आइए, मेरे शो हाजिर है, आके उस पर क्लैरिटी दीजिए, उस पर एक्सप्लेन कीजिए, और हमें बताइए, हमें एविडेंसेस दिखाइए कि क्या आपने डील स्ट्राइक किए हैं। आप जो एक 5 दिन के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दौरे पे गए थे, क्या लेकर आए थे? खाली हाथ आए थे। और उसके बाद से आपने याद होगा, बहरहाल उनको उस दौरे में भी उनकी जो स्पीचेस थी बिल्कुल अट्रैक्ट नहीं कर सकी थी वहाँ पर सरमायाकार को। आपको बताना पड़ा कि चीनी वर्कर्स को किस तरह से पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की वो भीड़ चढ़े हैं, और उस पर जाके वो माफ़िया मांग रहे थे शहबाज शरीफ साहब। फिर हमारे फाइनेंस मिनिस्टर की अनइम्प्रेसिव उनकी भी तकरीर थी। इसहाक डार साहब 2017 की तरक्की से आगे नहीं बढ़ पाए थे। एहसन इकबाल साहब अपने ओपोनेंट का पीछा नहीं छोड़ पाए थे। जबकि आपको एक शेंजन जो उनका एक शहर है जिसकी जीडीपी जो है, सिर्फ एक शहर की जीडीपी $491 बिलियन है, यानी कि पूरे पाकिस्तान की जीडीपी से कहीं ज़्यादा उनका सिर्फ एक शहर की जीडीपी है। और वो किस तरह वो बता रहे थे कि 2030 तक उनके क्या प्लान्स हैं, और पिछले 30 सालों में उन्होंने किस तरह से चीन ने तरक्की की है, और 2030 तक वो किस तरह से अपने जीडीपी को डबल करने के लिए जा रहे हैं। सिर्फ एक शहर की एग्जाम्पल दी गई थी। और आपको याद होगा कि डिप्टी मेयर ने उनको शहबाज शरीफ साहब को रिसीव किया था जब वो चीन पहुंचे थे। सो बहरहाल मेरी इस आर्टिकल के बाद रॉयटर्स और निकेई एशिया ने फ़ौरन वही चीज़ उनको इनके मुंह पे मारा मौजूदा हुकूमत के, और उनको बताया कि किस तरह से आप जो है वो एम्प्टी हैंडेड, यानी कि खाली हाथ पाकिस्तान वापस आए हैं। और निकेई एशिया ने जो जून 11, 2024 को उन्होंने अपनी स्टोरी पोस्ट की थी इसी चीन के दौरे पे, हाउ चाइना रिबफ्स पाकिस्तान शरीफ ऑन न्यू BRI इन्वेस्टमेंट, द ग्रुप लेफ्ट नियरली एम्प्टी हैंडेड। सो बहरहाल ये इनका ट्रिप था। जब प्राइम मिनिस्टर ही खाली हाथ आया, उसको भी कुछ भी नहीं दिया, तो एक चीफ मिनिस्टर क्या लेकर आ सकती है। लास्ट में हम जरा बात करते हैं पाकिस्तान टेलीविजन में जो जोकर्स को हायर किया गया है, जिनकी तनख्वाहें हमारी जेब से जाती, और ऐसे ऐसे नमूने इन्होंने हायर किए हैं और टीवी शोज दे दिए इनको उठा के,
کیونکہ یہ موجودہ حکومت کے گن گانے میں ان کے سارے برے کاموں کو اچھا بنا کے پیش کرنے میں یہ بڑی مہارت لگتے ہیں، لیکن سوری مہارت اس میں بھی نہیں ہے۔ ایک کلاؤن ہے جو کہ میں نام بالکل بھی لینا نہیں چاہوں گی، ان صاحب نے کس طرح سے وہ بتا رہے ہیں کہ ملک میں ہمارے جو کینسر پیشنٹس کا ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے، بیکاز ٹارگٹ تو آبویسلی ایک ہی وہ اسپتال نظر آتا ہے جو ان کے مخالف کا ہے، جو ایک اچھا کام بھی اگر ملک میں ہو رہا ہے سو اس کو بھی ختم کر دو، برباد کر دو۔ بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح سے ملک میں فراڈ کیا جا رہا ہے کیمو تھراپی کے نام پہ، اور کیمو جو یہ 8 کیموز جو بھی ہسپتال جو ہے وہ آفر کر رہے ہیں وہ سارا فراڈ ہے، کھربوں روپے اس میں کمائے جا رہے ہیں، یہ بتایا جا رہا ہے۔ اور وہ جو صاحب بتا رہے ہیں وہ صاحب پہلے یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ پاکستان کو 400 ارب ڈالرز کی انویسٹمنٹ ریسیو ہو گئی ہے، یعنی کہ آپ کی پورے ملک کی جو جی ڈی پی ہے اس سے بھی زیادہ آپ کو انویسٹمنٹس ریسیو ہو چکی ہیں، 400 ارب ڈالرز کی۔ سو بغیر تحقیق کے، بغیر ریسرچ کے اب بتایا جا رہا ہے کہ مریم نواز صاحبہ جو چائنیز ٹیکنالوجی لے کر آ رہی ہیں وہ کیمو کو ریپلیس کرے گی، اور اس میں جو بھی آپ کے باڈی پارٹ میں کینسر زدہ ہوگا یا وہ کینسر انفیکٹڈ ہوگا اس کو فریز کیا جائے گا، اور فریز کر کے اس کو جسم سے الگ کر دیا جائے گا۔ یہ چائنیز ٹیکنالوجی ہے۔ یہ صاحب بتا رہے کہ جی کیمو کا اب ایک اس کی ریپلیسمنٹ جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ چائنیز ایک ٹیکنالوجی لے کر آ رہی ہیں، جو کہ مطلب ہلیریس قسم کی باتیں، اینڈ نو سینس آف بیسکس اور انڈرسٹینڈنگ آف واٹ یو ٹاکنگ اباؤٹ۔ اور یہ پرائم ٹائم شوز، یہ مطلب آپ ایئر ٹائم دے رہے ہیں اور ان کو پیسے جو ہے وہ ہماری جیبوں سے جا رہے ہیں۔ مطلب ظلم دیکھیں اس ملک میں کیا ہو رہا ہے۔ مطلب تھوڑی سی بیسک ریسرچ بندہ کر لیتا ہے کہ کیمو تھراپی ٹریٹمنٹس بھی دنیا بھر میں کس طرح سے ویری کرتے ہیں اور کن کن فیکٹرز پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ان کو وہ جگہ دکھائی جا رہی تھی کہ جی یہاں پہ کینسر اسپتال بنے گا، تو ایک صاحب تھے جنہوں نے کہا کہ اور یہ بلڈنگ ایسی ہوگی، ایریا ایسا ہے کہ جہاں پر شاپنگ مال بھی، اسی میں شاپنگ سینٹر بھی ہوگا۔ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹ سے ضرور آگاہ کیجیے۔ اللہ حافظ۔